हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बीहाइव के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। ये जो पार्ट 1 है ये स्पेशली बात करता है एक लेडी के बारे में जिनका नाम है एवेलाइन ग्लैनी। एवेलाइन ग्लैनी listens to sound without hearing it। तो यहाँ पर एवेलाइन ग्लैनी ये एक ऐसी लेडी हैं जो म्यूज़िक को सुन सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। मतलब लिसन और हियरिंग में एक डिफरेंस होता है। लिसन और हियरिंग में ये डिफरेंस होता है कि हियरिंग एक प्रॉब्लम, हियरिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन किसी चीज़ को सुनना फील करने से रिलेटेड होता है, यानी कि वो म्यूज़िक को बिना सुने ही फील कर सकती हैं। इसके पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें, हम पहले इसका एक छोटा सा रिव्यू पढ़ेंगे बिफोर वी रीड। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है जो कि एंड में भी जाके हमें पता चलेगा। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उससे सुनने की शक्ति को छीन लिया था, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, पर भगवान ने उसे कुछ ऐसा दे दिया था जो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। वॉट वी हियर शी फील्स, तो जिस चीज़ को हम सुन सकते थे उस चीज़ को वो महसूस कर सकती थी। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और वो इस तरीके से महसूस कर सकती थी उन चीज़ों को जिसे वो सुन भी नहीं सकती थी, जितना हम भी नहीं कर सकते थे। यानी हर म्यूज़िक को बहुत डीपली महसूस करने की पावर। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर सकती थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story। तो अब हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये एक सक्सेस स्टोरी है जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक व्यक्ति, एक लड़की अपनी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, अपनी जो शारीरिक अक्षमताएं हैं उससे लड़कर किस तरीके से उसने खुद को सक्सेसफुल बनाया था। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर इस चैप्टर को। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो ये एक सीन है जिस सीन में हो क्या रहा है, रश है, रश आर है। मतलब रश तो आप समझते हैं ना, कहते हैं ना बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है, बहुत रश है। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है जॉसल। जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। तो धक्का मुक्की हो रही है वहाँ पर जहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब है स्मॉल और थिन, छोटी सी और पतली सी लड़की है। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो है तो 17 साल की लेकिन उसकी उम्र 17 साल से भी कम नज़र आती है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। तो वो नर्वस भी है और बहुत एक्साइटेड भी है, और वो वाइब्रेशंस फील कर सकती है किस चीज़ के, आती हुई ट्रेन के। जब ट्रेन आने वाली होती है ना, आप जहाँ पर खड़े होकर ज़मीन पे आपको एक हल्की सी वाइब्रेशंस जो हैं फील होंगी, तो वो जो वाइब्रेशन है आप उसे फील कर सकते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एज एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो ये पहला दिन है उसका। वो जा रही है, कहाँ जा रही है, वो लंदन जा रही है। वो लड़की जो है रहती कहाँ पर है, वो स्कॉटलैंड में रहती है और स्कॉटलैंड से वो लंदन जा रही है। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, थोड़ा सा उसे डर भी लग रहा है। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, बट दिस अस्पायरिंग म्यूजिशियन facing a bigger challenge than the most, she was profoundly deaf। तो यहाँ पर ये जो लड़की है ये स्कॉटलैंड से लंदन जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो स्कॉटलैंड है ये एक ऐसी जगह हुआ करता है जहाँ पर स्टोरी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्कॉटलैंड एक गांव जैसा एरिया है जहाँ पर फार्म्स हैं, विलेज है और ये सारी चीज़ें हैं। जबकि जो लंदन है वो एक बहुत फास्ट फॉरवर्ड, बहुत तेज़, एक भयंकर वाली सिटी है जो कि बहुत तेज़ी से, बहुत पेस से चल रही है। तो एक बच्चा जो कि एक छोटे शहर से एक बड़े शहर जा रहा है तो उसका नर्वस होना तो बहुत ही ज़्यादा जायज़ है, लेकिन वो वहाँ जा रही है एज
दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, माने होने वाले समय में, एस्पायरिंग का मतलब है वन हु वांट टू बी अ म्यूजिशियन, वो आने वाले टाइम की म्यूजिशियन बनने के लिए वहाँ जा रही है। ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा उसके साथ एक और चैलेंज है कि वो प्रोफाउंडली का मतलब शी इज़ एब्सोल्युटली डेफ, मतलब वो पूरी तरह से बहरी है, वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती। तो इसके साथ एक और भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो नए शहर जाना, वहाँ पर सेटल होना, ये तो चैलेंज है ही, और दूसरा चैलेंज ये भी है कि ये जो है सुन नहीं सकती। एवेलाइन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब होता है स्लोली। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजुअल? तो ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली। तो ये जो एवेलाइन है, इसका जो कान का सुनने की जो क्षमताएं हैं, इसका ख़त्म होना धीरे धीरे शुरू हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग। तो इसकी माँ को याद आता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी। When the 8-year-old Eveline was waiting to play the piano, जब 8 साल की एवेलाइन वेट कर रही थी कि उसके टर्न आ जाए और वो पियानो बजाने के लिए जाए, They called her name, लोगों ने उसका नाम बुलाया भी, and she didn't move, पर वो अपना नाम सुनकर भी हिली नहीं। I suddenly realized that she hasn't heard, फिर उसकी माँ को रियलाइज होता है कि वो सुन ही नहीं पाई थी अपना नाम। Isabel Glanny, for quite a while, Eveline managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो यहाँ से पता चलता है ये जो ईसाबेल ग्लैनी है, ये इसकी मदर है। किसकी? एवेलाइन ग्लैनी की मदर है ईसाबेल ग्लैनी। वो बताती हैं कि जब वो 8 साल की थी तो पियानो बजाने के लिए वो लाइन में वेट कर रही थी, और जब उसके नाम को बुलाया गया तो वो उस नाम को सुन ही नहीं पाई। तब वहाँ से समझ में आया कि शायद एवेलाइन सुन नहीं सकती है सही से, और उसके कान में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। धीरे धीरे उसकी डेफनेस यानी न सुन पाने की जो प्रॉब्लम है, जो बहरापन है, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो हमेशा इस चीज़ को कंसील करने की, कंसील का मतलब क्या होता है? टू हाइड, इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करती रही। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों की आई साइट वीक हो जाती है तो वो छुपाने की कोशिश करते हैं कि हमें दिख रहा है। उसी तरीके से वो अपने फ्रेंड से और टीचर से इस बात को छुपाने की कोशिश करती रही कि वो सुन नहीं सकती है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स आर डिट्योरेटेड। डिट्योरेटेड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से रिड्यूस हो जाना या फिर वर्सन हो जाना, मतलब खराब होते गए। तो डिट्योरेट होते गए उसके मार्क्स, और उसके मार्क्स में कमी आने लगी क्योंकि वो क्लास में सुन ही नहीं पाती होगी चीज़ों को। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उसकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स से टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनके पेरेंट्स से कि इसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, इसको दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब ये पाया गया दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। तो तब ये पाया गया कि उसकी सुनने की क्षमता इम्पेयर्ड हो चुकी है। इम्पेयर्ड का मतलब यहाँ पर है वीक, कमज़ोर हो चुकी है उसकी सुनने की क्षमता। तो वो जो है वीक हो गया है, अब सुन नहीं पा रही है वो ढंग से, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि उसके नर्व में कुछ डैमेज, जो नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर कोई नर्व डैमेज हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for the deaf. और उसके पेरेंट्स को ये सजेशन दिया गया कि इसके कान में एक हियरिंग एड लगा दिया जाए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए, इस इंस्ट्रूमेंट से वो सुनने में, मतलब थोड़ा सुनने में हेल्प करे वो इंस्ट्रूमेंट। जैसे जब किसी की आई साइट ख़राब होती है तो चश्मा लगाते हैं, उसी तरीके से जब किसी के कान में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हियरिंग एड लगाते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। अब जब सोचो एवेलाइन को ये सब कुछ पता चला होगा तो उसे कैसा लगा होगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, तो उसके सामने एकदम अंधेरा छा गया। ये एवेलाइन खुद ही कहती हैं कि जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें एकदम ऐसा लगा कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है। बट एवेलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। पर एवेलाइन एक दूसरे टाइप की लड़की थी और उसने ये डिसाइड किया कि वो गिव अप नहीं करेगी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। तो परस्यू का मतलब यहाँ पर है फॉलो करना। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो जो है एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और वो अपने म्यूज़िक के प्रति जो उसका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन।
एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखा। अब ज़ाइलोफ़ोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि वुड का बना होता है, वुडन होता है और उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो म्यूज़िक प्ले करने के यूज़ में आती हैं। तो एक दिन एवेलाइन देखती हैं कि एक लड़की ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसी दिन एवेलाइन ये डिसाइड करती है कि वो भी इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट देखो बहुत सारे टीचर्स को लगता है कि कैसे, नहीं, नॉट पॉसिबल, एक लड़की जो बहरी है वो कैसे म्यूज़िक प्ले कर सकती है, क्योंकि जो सुन ही नहीं सकता वो बजाएगा कैसे, है ना। लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है। परक्यूशनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वेरियस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, स्पेशली ड्रम वगैरह प्ले करता है ना। तो ये एक बहुत फेमस परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, तो उन्होंने स्पॉट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि इस लड़की में क्षमताएं हैं, ये कर सकती है। He began by turning two large drums to different note. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो इस लड़की को मोटिवेट करूँगा और मैं सिखाऊंगा। तो उसने 2 ड्रम्स बजाए और दोनों अलग अलग नोट पे, एक थोड़ा सा लो नोट पे बजाया, थोड़ा हाई नोट पे बजाया। और क्या कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी तो उससे कहा कि अपने कान से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और क्या कहा कि इसको सेंस, इसे फील करने की कोशिश करो किसी और तरीके से। सेज एवेलाइन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवेलाइन कहती हैं कि उस दिन उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि जो हाई नोट पे बजने वाला ड्रम था उसे वो अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से में फील कर रही थी, और जो लो नोट पे बजने वाला ड्रम था उसे कमर से नीचे वाले हिस्से में फील कर रही थी। आप नोटिस करिएगा कभी कभी कहीं कहीं पर बहुत तेज़ अगर साउंड बजता है ना तो वो हमारी बॉडी में वाइब्रेशन फील करते हैं हम उसे, तो इसी तरीके से वो भी उसे फील कर रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Eveline discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and the body to sounds and vibrations. तो एवेलाइन के साथ उसके टीचर फोर्ब्स ने बार बार ये एक्सरसाइज रिपीट की और उन्होंने, एवेलाइन ने ये पाया कि वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से म्यूज़िक को फील कर सकती थी। और यहाँ पर उन्होंने अपने दिमाग को खोला और साउंड के प्रति और साउंड्स की वाइब्रेशंस के प्रति उन्होंने ये सोचा कि हाँ, मेरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स इसे फील कर सकते हैं। मेरे कान नहीं सुन सकते तो क्या हुआ, बॉडी के अलग पार्ट्स तो सुन ही सकते हैं। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद बचता है बहुत ज़्यादा मेहनत। जब वो बहुत मेहनत करेगी तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो ही जाएंगी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उस दिन के बाद वो पीछे नहीं पलटी, वो रुकी नहीं। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। तो कुछ नौजवान लोगों के साथ, कुछ यंग लोगों के साथ उन्होंने टूर किया और वो यूके चली गई। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और जब वो 16 साल की थी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बना लेंगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड। उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाकर उन्होंने क्या किया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाकर उन्होंने ऑडिशन दिया और वहाँ पर स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और अकेडमी की हिस्ट्री में, उस पर्टिकुलर अकेडमी में जितने भी लोग होते थे जिन्होंने अलग अलग ऑडिशंस दिए थे, नाम कमाया था, उन सभी में से सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाली ये एवेलाइन ग्लैनी ही थी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लोग ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, तो ये ग्रुप में परफॉर्म करने से थोड़ा सा मूव करी और उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस, सोलो मतलब सिंगल परफॉर्मेंस, अकेले परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. तो 3 साल के कोर्स में उन्होंने सबसे अच्छे, जितने भी हाईएस्ट अवार्ड्स हो सकते थे, उन्होंने सब गेन किए। And for this, Eveline won't accept any hint of heroic achievement. लेकिन इसके लिए एवेलाइन कभी भी ये नहीं फील करती कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है।
वो अपने आप को यही मानती हैं कि उन्होंने नॉर्मल काम किया है, वो डाउन टू अर्थ हैं, यहाँ पर हमको ये पता चलता है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और एवलाइन कहती हैं कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और इसीलिए वो फाइनली टॉप पर पहुंच गई और वो वर्ल्ड की मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट हैं। मोस्ट सॉट आफ्टर का मतलब है यहाँ पर बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा जानी मानी है। और मल्टी परक्यूशनिस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हैं, तो थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स पर उन्होंने मास्टरी कर रखी है। और अब उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, वो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करती हैं और पूरा दिन बिजी रहती हैं। इट इज़ intriguing to watch Eveline function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. तो यहाँ पर जो लेडी इनका इंटरव्यू ले रही हैं वो उनके बारे में बता रही हैं कि ये बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग या बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती हो उसे कहते हैं इंट्रीग्यूइंग। तो जो यहाँ पर लेडी हैं जो एवलाइन का इंटरव्यू ले रही हैं वो बताती हैं कि 2 घंटे तक हमारा इंटरव्यू चलता रहा और इस 2 घंटे में एवलाइन ने एक भी बात मिस नहीं करी। वो सुन नहीं सकती थी लेकिन उसके बावजूद वो जो थी सारे कॉन्वर्जेशन में अच्छे से इन्वॉल्व थी। हंसकर बोलती है एवलाइन कि वो आदमी जिनकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी मूंछ होती है वो लोग मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये है एवलाइन, यही है जिनकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। तो वो कहती हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा दाढ़ी मूंछ होती है ना, वो जब बोलते हैं तो उनके लिप्स नज़र नहीं आते, और जब लिप्स नज़र नहीं आते तो मैं तो बहरी हूँ, सुन तो पाती नहीं हूँ, तो मैं उनकी लिपसिंग से ही तो जज करती थी कि वो क्या बोल रहे हैं। अब लिपसिंग नज़र ही नहीं आती तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इसके बाद वो एक बात और कहती है, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ लिप्स को नहीं देखती हूँ मैं, इट्स द होल फेस, मैं पूरा चेहरा देखती हूँ, स्पेशली द आईज, आँखों को देखती हूँ, आँखों के एक्सप्रेशंस को देखती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली यानी कि विदाउट मिस्टेक, वो बिना किसी गलती के बोलती हैं और उनकी बातों में कहीं ना कहीं स्कॉटिश एक्सेंट है, मतलब कि थोड़ा सा स्कॉटिश साइड की लैंग्वेज वो बोलती हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। तो वो कहती हैं, देखो आपको पता होना चाहिए ये बात कि जो लोग सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बचपन से बहरी नहीं थी, ये बचपन से सुन सकती थी और 11 वर्ष की उम्र तक इन्होंने सुना है, इसलिए वो बहुत क्लियर बोलती हैं और गलती नहीं करती। शी सेज कि मैं जो हूँ 11 वर्ष की उम्र तक मैंने सुना है और पढ़ा है, इसलिए मैं बोलने में सक्षम हूँ। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न द फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। मगर इस बात को जज नहीं किया जा सकता कि बहरे होने के बाद उन्होंने 2 लैंग्वेजेस सीखी, एक तो फ्रेंच और एक जापानीज़, और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था। आप सुन सकते हो ना तो भी आपको सीखना डिफ़िकल्ट है, ये तो सुन भी नहीं सकती थी फिर भी उन्होंने 2 नई लैंग्वेजेस सीख ली। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो एवलाइन कहती हैं कि अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक मेरी बॉडी के हर पार्ट में बहता है। इट पोर्स मतलब अंदर आ जाता है मेरी बॉडी के पार्ट। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। तो टिंगल्स का मतलब होता है जो झुंझुनी पड़ जाती है ना, तो इट्स इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट प्रिकिंग और इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेंसेशन। तो वो कहती है कि मुझे जैसे जैसे म्यूज़िक बजती है तो मेरी स्किन में कहीं ना कहीं एक झुंझुनी सी दौड़ती है और वहाँ से मैं म्यूज़िक को फील करती हूँ। मेरी जो चीक बोन्स हैं, जो मेरे गाल के ऊपर वाली जो हड्डियाँ हैं, वहाँ पर मुझे फील होता है ये म्यूज़िक। एंड इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में भी मुझे वो फील होता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो वो ये बताती हैं कि उनके फिंगर की जो टिप्स हैं, जो उंगलियों की टिप्स हैं, वहाँ से म्यूज़िक उनके फिंगर्स के अंदर जाती हैं। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और वो जब ड्रम्स की बात कर रही हैं, ड्रम्स
से रिलेटेड अगर वो बात करती हैं तो कहती हैं उसके जो इकोज़ हैं, मतलब उसका जो एक गूंज है वो उनकी बॉडी में एंटर करता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, और जब वो कभी कभी परफॉर्म करती हैं तो वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं, मतलब लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है और वहाँ पर वो अपने जूते उतार देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट्स एंड अप हर लेग्स, जिससे कि म्यूज़िक की जो वाइब्रेशंस हैं, जो सेंसेशंस हैं, वो उनके नंगे पैरों से ऊपर लेग्स की तरफ मूव करते जाएं। ठीक है। Not surprisingly, Eveline delights her audience in 1991. तो एक बार 1991 में उसने अपने ऑडियंस को, एवेलाइन ने अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को एकदम खुश कर दिया था। She was presented with the Royal Philharmonic Society प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो वहाँ पर उन्हें एक अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसका नाम है यहाँ पर फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट द जेम्स ब्लेड। तो जेम्स ब्लेड ने, एक व्यक्ति हैं जेम्स ब्लेड जो कि बहुत अच्छे परक्यूनिस्ट हैं, जो कि बहुत अच्छा बजाते हैं ड्रम्स वगैरह। उन्होंने कुछ कहा है एवलाइन के बारे में। क्या कहा है? गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यही वो सेंटेंस था जहाँ से हमने इस पूरी की पूरी स्टोरी की शुरुआत की थी। और ये बात किसने कही है? जेम्स ब्लेड ने कही है। और उन्होंने कहा है कि भगवान ने उससे सुनने की क्षमताएं ज़रूर ले ली, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दे दिया था। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस द म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और जेम्स ब्लेड कहते हैं कि जो चीज़ हम सुन सकते हैं उसे वो फील कर सकती है और हमसे भी ज़्यादा गहराई से फील कर सकती है, और इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से और बहुत सुंदरता से एक्सप्रेस करना जानती है। एवेलाइन कॉन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्क अल्कोहलिक। तो एवेलाइन कन्फेस करती है, यानी इस बात को मानती है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं काम को लेकर एकदम नशा है, बहुत ज़्यादा काम करती हैं वो। I have just got to work often harder than classical musicians। वो कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, इतनी ज़्यादा जितनी एक नॉर्मल क्लासिकल, जो नॉर्मल व्यक्ति है वो करता होगा उससे कई गुना ज़्यादा। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। और इसके बदले में जो उनको रिवॉर्ड्स मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इनॉर्मस यानी कि बहुत लार्ज या बहुत ज़्यादा बिग। तो उनको बहुत बिग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं उनकी मेहनत के बदले में। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, तो रेगुलर कॉन्सर्ट जो उसके होते रहते हैं वो तो होते रहते हैं। एवेलाइन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन द प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। यानी यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि एवेलाइन चैरिटी में भी बिलीव करती हैं, वो फ्री में कॉन्सर्ट्स भी करती हैं। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियंस। और उनको ये लगता है कि जो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है वो जो है म्यूज़िक ज़रूर सीखे, क्योंकि उन्होंने भी सीखा था। तो वो बहुत प्रायोरिटी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस देना, बहुत इम्पोर्टेंस देती है यंग लोगों को, यूथ म्यूजिशियंस को, तो उनको सिखाती भी हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बीथहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहरे बच्चों के लिए काम करती है, उसकी हेड है एन रिचलिन, जो कि कहती हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो उनका कहना है, एन रिचलिन का कहना है कि ये जो लड़की है, कौन? एवेलाइन, ये जो है एक चमकता हुआ इंस्पिरेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो बहरे हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैनॉट गो। और वो इस बात के लिए उस हर बच्चे को जो सुन नहीं सकता उसको इंस्पायर करती है कि मैं भी नहीं सुन सकती थी लेकिन मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तुम नहीं पहुँच सकते, यानी कि तुम हर जगह पहुँचने के लिए सक्षम हो। Eveline confessed that, we have completed this, so we have to go through this 10th part. Eveline Glennie has already accomplished more than most people twice her age. तो एवेलाइन ग्लेनी इतना कुछ अकम्प्लिश यानी कि अचीव कर चुकी हैं, इतना कुछ अचीव कर चुकी हैं जो उनकी एज या उनकी एज के 2 गुना ज़्यादा लोग भी नहीं अचीव कर पाए होंगे। शी हैज़ बॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be moving, very moving। तो वो जनरली ड्रम्स वगैरह बजाती थी, ड्रमर थी, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाती थी जो जनरली किसी भी ऑर्केस्ट्रा में, किसी भी कॉन्सर्ट में साइड में होते हैं। आप हमेशा देखोगे ड्रमर पीछे खड़ा होता है या किनारे साइड में खड़ा होता है, लेकिन
वो इतना अच्छा बजाती थी कि कभी कभी उन्हें आगे खड़ा कर दिया जाता था। मतलब वो अपने काम में इतनी परफेक्ट थी कि लोगों को ये समझ में आया कि ड्रम जैसे इंस्ट्रूमेंट आगे भी हो सकते हैं। मतलब इतना अच्छा काम था उनका। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। तो जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, मतलब डिसेबिलिटी है जिनके अंदर कोई है ना, कोई भी डिसेबिलिटी है, उनको वो इंस्पिरेशन देती हैं। पीपल हु लुक हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। क्योंकि लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इसने कर लिया, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंड नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें तो बहुत कुछ है बताने के लिए। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उसने बहुत लोगों को अपनी म्यूज़िक की वजह से बहुत हैप्पीनेस और बहुत प्लेजर भी दिया है। तो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साउंड ऑफ म्यूज़िक हम क्यों कह रहे थे इसको, क्योंकि म्यूज़िक का जो साउंड है वो कान के बजाय दिल से फील किया जा सकता है। अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसे कर लेंगे। तो ये एक बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी थी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन और डाउट यू मे कमेंट। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। तो ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।